फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जो दोपहर का भोजन नामक कहानी है। यह अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है और इसका कहानी कला की दृष्टि से किस प्रकार मूल्यांकन होता है अर्थात समीक्षा होती है, हमें उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कथानक या कथा वस्तु की दृष्टि से। दोपहर का भोजन कहानी का प्रारंभ यथार्थवादी शैली में हुआ है। यथार्थवादी शैली मतलब ये होता है फ्रेंड्स ना, जिस पर का मतलब बहुत ही स्वाभाविक शैली, बहुत ही अत्यंत मार्मिक शैली, अत्यंत आप कह सकते हैं सहज शैली, बहुत ही अच्छी शैली है यथार्थवादी शैली। इस कहानी का आरंभ दोपहर का भोजन बनाने के पश्चात खाने के समय होता है। फ्रेंड्स, ये जो दोपहर का भोजन है ना, जैसे दोपहर का भोजन बन जाता है और उसके बाद जो खाने का समय होता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है अमरकांत जी द्वारा। भोजन कराते हुए सिद्धेश्वरी अपनी कसम देकर और रोटी खाने का आग्रह करती है। तो फ्रेंड्स, ये जो सिद्धेश्वरी है ना, सिद्धेश्वरी यह मुख्य पात्र है इस कहानी की। वह अपनी कसम देकर रोटी खाने का आग्रह करती हुई कहती है। तो इस प्रसंग में पाठक को उत्सुकता एवं रोचकता और बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जो पाठक होता है अर्थात जो पढ़ने वाला होता है उसके मन में ठीक उसी प्रकार जो रोचकता है बढ़ जाती है, जैसे सिद्धेश्वरी अत्यंत आग्रह के साथ रोटी खाने को कहती है। हम आगे प्रश्न देखते हैं कि क्योंकि जितना भोजन उसने बनाया है वह भोजन अपर्याप्त है। फ्रेंड्स, जो भोजन है वह बिल्कुल अपर्याप्त है और जो परिवार में उसके सदस्य हैं वह सभी के लिए वह पर्याप्त भोजन नहीं है। यह अपनी लच्छेदार बातों से भोजन अपर्याप्त है किसी पर स्पष्ट नहीं होने देती। फ्रेंड्स, वह सिद्धेश्वरी इस प्रकार बात बनाती है कि ऐसा लगता है कि भोजन बहुत पर्याप्त है, जबकि वास्तव में वह पर्याप्त नहीं था, वह अत्यंत अपर्याप्त भोजन था। इससे विपरीत परिवार का हर सदस्य उस कमी को जानता है और सिद्धेश्वरी के आग्रह करने पर भी वह नहीं लेता है। फ्रेंड्स, जो अत्यंत अनेक दूसरे पात्र थे वो भी उस अपनी गरीब स्थिति को समझते थे, जो अपनी उनकी दयनीय स्थिति थी, लेकिन बात ये थी कि वे भी उसके सामने उस भोजन लेने से और मतलब रोटी लेने से मना कर देते थे, क्योंकि वे परिवार की स्थिति को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते थे। हम आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि कहानी अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुंचती है जब सिद्धेश्वरी मुंह में ग्रास रखते ही रो पड़ती है। दोपहर का भोजन नामक इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कमाई के साधन न होने पर परिवार की दशा पर गंभीरता से विचार किया है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार यदि किसी परिवार में नौकरी चली जाए और सभी लोग बेरोजगार हो जाएं तो उस परिवार की स्थिति क्या होती है, ठीक उसी प्रकार सिद्धेश्वरी ने इसका वर्णन अमरकांत जी ने इसका वर्णन किया है। हम आगे प्रश्न देखते हैं कि कहानी का गठन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। इसमें बेकारी की समस्या की व्यंजना के माध्यम से उभारा गया है, जबकि कहानी का प्रारंभ बड़े सामान्य ढंग से हुआ है। फिर से जो कहानी है इसका मतलब जो प्रारंभ बहुत ही सामान्य ढंग से हुआ है, लेकिन अंत में जाती जाती है बहुत ही एक अच्छी कहानी बन जाती है, बहुत 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 अच्छी कहानी बन जाती है। क्योंकि मतलब जैसे ही वह सिद्धेश्वरी अपने मुंह में खाने के लिए वो एक ग्रास रखती है, वह तुरंत ही रो पड़ती है। अब फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं दूसरा जो तत्व है कहानी कला का, वह है पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से। इस कहानी में लेखक ने पात्रों का चरित्र चित्रण अपनी कथा के अनुसार ही किया है। इस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। फ्रेंड्स, यदि हम दोपहर का भोजन नामक जो कहानी है वह अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है, उसमें यदि हम पात्र की बात करें तो इसमें 5 मुख्य पात्र हैं। वे कौन कौन से हैं? इनमें से सिद्धेश्वरी ही मुख्य पात्र है। सिद्धेश्वरी अर्थात जो कि एक महिला पात्र थी, वह ही मुख्य पात्र है। आगे हम देखते हैं तथा शेष चारों पुरुष पात्र गौड़ अर्थात जो शेष पात्र हैं वह हैं पुरुष पात्र। मुंशी चंद्रिका प्रसाद लगभग 45 वर्ष के हैं, लेकिन दुर्दशावश वे 55 वर्ष के लगते हैं। फ्रेंड्स, जो चंद्रिका प्रसाद हैं ऐसा लगता है कि उनकी जो उम्र है वह 55 वर्ष है, जबकि वास्तव में वो 45 वर्ष के थे। बेकारी और भूखमरी ने उनकी प्रत्येक जीवन ग्रंथि को चटका दिया है, फिर भी उन्हें जीने की अत्यधिक इच्छा है। पुत्रों के पेट न भरने के कारण वे उनसे मोह छिपाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे एक बाप का ये दायित्व होता है कि वह अपने पुत्र की सेवा करे, अपनी वाइफ की सेवा करे, और उस बाप का जो फर्ज होता है और एक पति का जो फर्ज होता है वह चंद्रिका प्रसाद जी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रामचंद्र, मोहन, प्रमोद तीनों उनके बेटे हैं। फ्रेंड्स, जो रामचंद्र, मोहन और प्रमोद हैं, ये जो
चंद्रिका प्रसाद और सिद्धेश्वरी के तीनों बेटे हैं। रामचंद्र मोहन दोनों बेकार होने के कारण वे भी पिता का सामना नहीं करते और प्रतिदिन टूटते जाते हैं। ये दोनों फ्रेंड्स बेकार हैं, बिल्कुल एक पैसा नहीं कमा कर लाते और वे पिता के सामने बिल्कुल अपना मुँह नहीं दिखा सकते हैं। इसी कारण वे भी अपने मतलब स्वास्थ्य से गिरते जाते हैं। प्रमोद सबसे छोटा और बीमारी की अवस्था में खाट पर पड़ा है। फ्रेंड्स, ये जो प्रमोद नामक उनका लड़का था वह बिल्कुल परेशान था और वह खाट पर पड़ा था। सिद्धेश्वरी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी और इन तीनों की माँ है। सिद्धेश्वरी जो फ्रेंड्स थी वह मुंशी चंद्रिका प्रसाद की पत्नी थी और इन तीनों यानी कि रामचंद्र मोहन और प्रमोद की माँ थी। उसके अंतस में मातृत्व का अम्बुधि लहराता है। वह एक ऐसा सूत्र है जो परिवार का प्रत्येक सदस्य की आशंका एवं पीड़ा को अपनी ममता और पीड़ा से बांधे रहती है तथा अपने प्रयत्न और सतर्कता से सबको एक सूत्र पिरोए रहती है। फ्रेंड्स, जो सिद्धेश्वरी होती है वह एक माता का फर्ज निभाती है, एक पत्नी का फर्ज निभाती है कि वह सबको परिवार में यद्यपि इतनी गरीबी है लेकिन वह किसी को सामने वह प्रकट होने नहीं देना चाहती है। लेकिन सभी लोग पता नहीं कैसे जान जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि उसके अंतस में मातृत्व का अम्बुधि लहराता है। वह एक ऐसा सूत्र है जो परिवार के प्रत्येक सदस्य की आशंका एवं पीड़ा को अपनी ममता और पीड़ा से बांधे रहती है तथा प्रयत्न और सतर्कता से सबको एक सूत्र में पिरोए रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चरित्रांकन की दृष्टि से आलोच्य कहानी पूर्ण सफल रही है। फ्रेंड्स, जो चरित्र चित्रण का जो वर्णन है वह उसकी दृष्टि से कहानी एकदम अत्यंत बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही पूर्ण कहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि देशकाल अथवा वातावरण। देशकाल अथवा वातावरण की दृष्टि से भी आलोच्य कहानी पूर्ण सफल है। फ्रेंड्स, इसमें जो वातावरण का प्रयोग किया गया है या जो देशकाल है उसकी दृष्टि से अभी कहानी बिल्कुल सफल रही है। इसमें मध्यम वर्गीय घर की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। ये तो फ्रेंड्स हम लोग पहले जान गए हैं। इस चित्रण में के अनुरूप ही उस घर का वातावरण है। कहानीकार के शब्दों में सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन के लगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्कों से उनकी छटनी ना हुई हो। फ्रेंड्स, जो मकान किराया विभाग है उनका मतलब चंद्रिका प्रसाद वहाँ पर नौकरी कर रहे थे और वहाँ से उनकी छटनी हो गई थी और शाम उनको काम की तलाश में कहीं ना जाना हो। फ्रेंड्स, वो इतने अस्वस्थ हो गए थे, इतने मतलब बहुत ही आलसी हो गए थे, जैसे लगता कि उनको कोई काम धंधा बिल्कुल चाहिए ही नहीं। जब ऐसे व्यक्ति इतना आलसीपन हो जाएगा तो फिर कैसे परिवार का सहारा चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। इसी का वर्णन अमरकांत जी अपनी कहानी में दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि वातावरण का चित्रण की घर की स्थिति को निरूपण करने में पूर्ण समर्थ है तथा साथ ही इस तथ्य को भी द्योतित करने में समर्थ है कि अत्यंत विषम परिस्थितियों में भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने अस्तित्व बनाए रखने की आकांक्षा से ओतप्रोत है। फ्रेंड्स, से जो मध्यम वर्ग होता है यद्यपि उसकी जो सिचुएशन अत्यंत दयनीय है, अत्यंत मिजरेबल कंडीशन है, लेकिन फिर भी वह अपनी जो एग्जिस्टेंस है, अपना जो जीवन है उसी जीवन जीने की उम्मीद करता है। हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कथोपकथन या संवाद की दृष्टि से आलोच्य कहानी के संवाद चुस्त होने पहने और परिस्थिति विशेष को उजागर करने वाले हैं। उनमें स्पष्टता है, सरलता है और मन को झकझोर देने की असीम शक्ति छोटे छोटे संवादों के माध्यम से लेखक के परिस्थिति विशेष को इतनी संवेदना प्रदान कर दी है जो देखने बनती है। फ्रेंड्स, इसमें इतनी संवेदना प्रदान की गई है अर्थात संवाद में कि वह बहुत ही देखने के लायक है। यहाँ पर संवाद का एक उदाहरण दिया गया है, चलिए उसको देखते हैं। मोहन के भोजन पश्चात मोहन के भोजन समाप्त कर चुकने के पश्चात वार्तालाप बड़ा मार्मिक है। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, 1 रोटी और देती हूँ। फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं इसको। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले। तुम्हारे भैया ने 1 रोटी ली थी,
मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर अगर तू चाहती है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी ने कुछ ना बना और उसने कटोरे को दाल से भर दिया। इस संवाद से रसोई की दशा पर तो प्रकाश पड़ता है, साथ ही मोहन के अधपेट भोजन करने तथा माँ की व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार इसमें अमरकांत जी ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे उसने उस कटोरी में दाल भरा तो उससे पता चला कि दाल में तो पानी डालकर और उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो रोटी थी उसमें क्या किया जा सकता है। उसने मोहन ने यह कहा कि रोटी इस प्रकार है कि उससे मतलब खाई नहीं जाती, मतलब अच्छी नहीं थी, उसका कहने का यह सेंस था। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार पति पत्नी का संवाद भी मार्मिक है। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का ही कसम एक रोटी देता हूँ, अभी बहुत सी है। फ्रेंड्स, ये तो सिद्धेश्वरी ने अपनी एक पत्नी होने का फर्ज और एक क्या कह सकते हैं आप, एक माँ होने का फर्ज, दोनों ही अत्यंत सहजता के साथ वह निभा रही थी। फ्रेंड्स, ये तो यहाँ तक बात हो गई, हमने संवाद की बात किया। अब आगे भाषा शैली और उद्देश्य, इसी को देखने के बाद हमारे समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाषा शैली के माध्यम से इस कहानी को देखने का प्रयास करते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से दोपहर का भोजन कहानी की भाषा आम बोलचाल की सामान्य भाषा है। फ्रेंड्स, इसकी जो भाषा है वह आम बोलचाल की सामान्य भाषा है। इसमें स्थान स्थान पर हिंदी के अतिरिक्त उर्दू के शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर उर्दू के भी शब्द देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि चूँकि हिंदी जो भाषा है वह केवल हिंदी ही नहीं होती, उसमें उर्दू, फारसी, मराठी इत्यादि के भी शब्द हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। और उसका कुछ उदाहरण चलिए देख लेते हैं। होशियार, जमाना, इज्जत, दुनिया, अव्वल, दिमागी आदि ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं और प्रयोग किए जाने पर खटकते नहीं हैं। भाषा में ध्वन्यात्मक शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। यथा बाहर की गली से गुजरते हुए एक खड़खड़ियाँ एक की आवाज़ आ रही है और खटोले पर सोए बालक की सांस खर शब्द सुनाई पड़ रहा था। कहीं अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। यथा शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। भाषा में व्यंजनात्मक प्रयोग से लेखक ने कहानी की प्रभावशीलता को बढ़ाया है। उद्देश्य, फ्रेंड्स, अब इस कहानी का क्या उद्देश्य है, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। अमरकांत की कहानी के बारे में कहा जाता है कि उनकी कहानियों का मूल उद्देश्य आधुनिक समाज में संत्रस्त मानव को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना है। फ्रेंड्स, जो मानव है उसको जिस प्रकार है उसी को, यानी कि उसकी जो क्या कह सकते हैं आप, वास्तविक स्थिति है उसको दिखाना ही इस कहानी का उद्देश्य है। इसके लिए वे ना किसी आदर्श को थोपते हैं, ना नग्न यथार्थ का रोना रोते हैं। वे सीधे सरल शब्दों में जीवन चरित्र को उपस्थित कर देते हैं। दोपहर के भोजन कहानी में भी उन्होंने दोपहर की घटना पर प्रकाश डाला है। परिवार के सब सदस्य बारी बारी से आते हैं और अपने अपने हिस्से का भोजन पा जाते हैं। बिना किसी आय स्रोत के 5 आदमियों का यह परिवार अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार घसीटता है, इसका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। इस उद्देश्य से कथा के मर्म की व्यंजना वह एक पंक्ति में करता है। उसने सिद्धेश्वरी ने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब ना मालूम उसकी कहाँ गया फ्रेंड्स से रखा और तब ना मालूम उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। लेखक ने इस कथन को से भूख, विवशता, अपर्याप्तता, भोजन, निर्धनता तथा बेरोजगारी की व्यंजना हो जाती है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का यही संतरास चित्रित करना इस कहानी का उद्देश्य है। फ्रेंड्स, इस कहानी का जब हम मतलब अंत में एक सार के रूप में आते हैं, जब इसका अत्यंत एक सारांश देखना चाहते हैं, तो हम यह पाते हैं कि जो मध्यम वर्गीय की जो समस्याएं हैं क्या हैं, भूख, विवशता, अपर्याप्तता, भोजन, निर्धनता, बेरोजगारी इत्यादि का वर्णन अमरकांत जी द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई अमरकांत जी द्वारा जो रची गई कहानी है दोपहर का भोजन, उसको हमने बहुत ही अच्छे ढंग से देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।